नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के विज्ञान पढ़ाएंगे और उसमें चल रहा है कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 1 है या यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे आज के पहले भी लगभग 5 वीडियो गई हुई है इसके पहले, जिसमें हम लोग इस लेसन को बारी बारी करके कई पार्ट में पढ़े हुए हैं। दोस्तों इसके पहले भी जो सबसे पहली वाली वीडियो गई है उसमें पूरा इंट्रोडक्शन और पूरे सिलेबस की बात हुई है कि मतलब कक्षा 10 के लिए विज्ञान में आपको कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और हर चैप्टर्स के कितने कितने नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों उसको देखते हुए हम लोग इस पहले लेसन को शुरू किए हुए हैं और आज इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक सरसरी नज़र से आज रिवीजन करने वाले हैं। और आज का जो मुख्य टॉपिक होगा इन सभी की रिवीजन के बाद होगा संक्षारण और रेंसिडिटी यानी कि विकृति गंधिता। क्या होता है संक्षारण? मतलब कि जंग लगना, उसमें लोहे में जंग लगता है और अन्य धातुओं की परतें खराब होती हैं, इस क्रिया को कहते हैं संक्षारण। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृति गंधिता यानी कि जब भोज्य पदार्थ होता है या खाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं अगर उनको 1-2 दिन तक अगर वैसे वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, उनसे कुछ अलग तरीके की गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, जिससे वो भोज्य पदार्थ विषैला हो जाता है यानी कि खाने योग्य नहीं रह जाता है। उस क्रिया को कहते हैं विकृति गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। दोस्तों वो तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एक नज़र रासायनिक अभिक्रियाओं पर, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं। कभी इनके परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, कभी इनका एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस तरह की अभिक्रिया है। ठीक है, तो आइए एक नज़र रिवीजन करते हैं। दोस्तों आज के पहले वाली में डिटेल डिस्कस हुआ इनके बारे में, ठीक है, तो आज एक सरसरी नज़र से ही हम लोग केवल रिवीजन करेंगे इनका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझना है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। और जब इनको शब्दों के माध्यम से दिखा देते हैं, शब्दों के माध्यम से प्लस माइनस करके जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, और अगर इन्हें सिंबल के रूप में लिखते हैं, अभिकारकों को सिंबल के रूप में लिखते हैं, प्लस माइनस से जोड़ देते हैं और तीर लगा के उत्पाद को सिंबल के रूप में लिखते हैं, तब हम उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया वही है जिनमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया देखिए कितने तरह की होती है, आपके सामने लिखा हुआ है सब। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। द्विविस्थापन रिएक्शन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या केवल ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अपचयन अभिक्रिया यानी कि केवल रिडक्शन भी कह सकते हैं या रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा देखते हैं, परिभाषा और एग्जाम्पल। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया जैसे 2 और 3 जोड़ते हैं तो 5 होता है, 2 और 3 2 लोग हो गए, 5 बना, तो 5 अकेला एक चीज है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ पे कार्बन है प्लस O2 है, तो ये बन जाएगा क्या? CO2। ठीक है, अगर दोस्तों हम क्या करें, PCl3 ले लें, Cl2 ले लें और इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाता है PCl5। यानी कि इधर देख रहे हैं आप अभिकारक 2 हैं, ठीक है, लेकिन इधर बनने वाला उत्पाद हमेशा 1 है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। आगे आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब होता है टूटना, किसी बड़े पदार्थ का छोटे छोटे भागों में बढ़ जाना या टूट जाना। कब? जब उन्हें गर्म किया जाए या जब उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए या जब उनमें जल मिला दिया जाए। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना, अपघटित हो जाना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसकी अभिक्रिया, इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए बहुत ही फेमस एग्जांपल है 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। ठीक है, कितनी बार है? 2 बार है। अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तो जब गर्म करेंगे तो ये देखिए अलग अलग भागों में टूट जाएगा, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा, जिसे हम वियोजन कह सकते हैं। देखिए क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 बनता है प्लस SO3 बनता है।
ठीक है, रिएक्शन एक नज़र देखेंगे तो आपको बैलेंस रिएक्शन मिलेगी। समीकरण कैसे सम्मिलित करते हैं यह भी हम अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। ये हमारा आज पहला चैप्टर कंप्लीट होगा साइंस का। इसके बाद हम लोग पहले चैप्टर से जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं उन सभी को हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद से चैप्टर 2 शुरू होगा। इसलिए चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वियोजन हो गया, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो विस्थापन अपक्रिया आ गई। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक में से एक परमाणु को विस्थापित करके उत्पाद बनाता है, ऐसे क्रिया को कहेंगे विस्थापन अपक्रिया। जैसे कि देखिए अगर आपको दे दिया जाए जिंक, ठीक है, जिंक है और कॉपर सल्फेट अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जिंक पर डबल प्लस आता है, इस पर डबल माइनस आएगा, इस पर डबल प्लस आएगा। ये धातु है, ये धातु है, इसलिए धातुओं पर हमेशा धन आवेश आता है। जब यह जिंक या जस्ता कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, देखिए तब बनाएगा, ये प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा, तब बना देगा जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, तो ये विस्थापन अपक्रिया है। इसका नाम विस्थापन क्यों है, क्योंकि देखिए ये अभिकारक हैं, ठीक है, ये अभिकारक इस दूसरे अभिकारक में से एक परमाणु को यानी कि इसको हटाकर उत्पाद बनाता है। देखिए इस कॉपर को हटाकर, कॉपर को हटा दिया और उत्पाद बनाया, तो ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना आपको तो देखिए मैग्नीज है प्लस जिंक SO4 है, जिंक सल्फेट कह सकते हैं, इसको मैग्नीज कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये डबल प्लस हो जाएगा, ये डबल माइनस हो जाएगा, ये डबल प्लस, ये डबल प्लस वाला इस डबल माइनस के साथ चला जाएगा, MnSO4 बन जाएगा, MnSO4 बन जाएगा और प्लस जिंक अलग हो जाएगा। इस अभिक्रिया में किसका विस्थापन हो रहा है, जिंक का। इस अभिक्रिया में किसका विस्थापन हो रहा है, कॉपर का। तो इन अभिक्रियाओं में एक परमाणु विस्थापित होता है, दूसरा विस्थापित करके उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो एक बार फाइनल तरीके से देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा फिर से। ठीक है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक में से एक परमाणु को विस्थापित करके उत्पाद बनाता है, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, देखिए अगर कह दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे देखिए एक रिएक्शन हम लिखते हैं Na2SO4, इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। ठीक है, और अगर इसकी अभिक्रिया करा दें BaCl2 से, मतलब कि बेरियम क्लोराइड की, तब क्या होगा, तब देखिए तब यही अभिक्रिया है लेकिन इसमें क्या होगा, दो परमाणुओं का विस्थापन होगा। जब दो परमाणु का विस्थापन होगा, दो मतलब दो परमाणुओं का विस्थापन होगा, तभी उस अभिक्रिया का क्या नाम होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखते हैं कैसे दो परमाणुओं का विस्थापन होता है। सबसे पहले अगर किसी रिएक्शन को आसान बनाना है तो उसमें आपको प्लस माइनस देखना होगा, किसके पास प्लस आएगा किसके पास माइनस आएगा। तो ये देखिए इसके पास प्लस आ जाता है, डबल प्लस, एक सोडियम के पास एक प्लस आता है, दो सोडियम है तो दो प्लस आ जाएगा, और जब इसके पास दो प्लस आएगा तो इनके पास दो माइनस आ जाएगा। याद रखिए जिंदगी भर अगर कभी भी कहीं भी सल्फेट आ गया तो हमेशा उसके ऊपर दो माइनस ही दिखाएंगे, ठीक ना, दो प्लस नहीं दो माइनस दिखाएंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे एक Cl है तो एक Cl के ऊपर एक आता है माइनस में, यानी कि इनके बाहरी कोश में 7 आता है इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लेकर अपना स्टेप पूरा करते हैं, इसके लिए एक Cl के ऊपर एक माइनस आता है, तो दो Cl है तो दो माइनस आ जाएगा और इनके ऊपर डबल प्लस आ जाएगा। ये चीज़ अगर आप सीख लेते हैं तो आपको पूरे जिंदगी भर रिएक्शन आसान लगने लगेगी। ठीक है, और हमेशा रिएक्शन आपको आती रहेगी। देखिए ये वाला प्लस इनके माइनस के साथ जाएगा और ये वाला माइनस इनके प्लस के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, BaSO4 एक साथ हो जाएंगे, बेरियम सल्फेट पढ़ेंगे। अब देखिए ये दो बार Na है, दो बार Cl है, तो दो को आगे उठा के कर देते हैं और NaCl हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो बस बात यही है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर NaCl लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, देखिए सुन लीजिएगा, ठीक है, देखिएगा मत सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अभिकारक हैं, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक ये है दूसरा अभिकारक ये है। ठीक है, इसमें से यह अभिकारक क्या कर रहा है, इसमें से BO को विस्थापित कर रहा है और यह अभिकारक इसमें से सोडियम को विस्थापित कर रहा है, यानी कि दोनों अभिकारक एक दूसरे में से एक एक परमाणु को विस्थापित करके
उत्पाद बनाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर इस तरह रिएक्शन याद ना हो तो एक सस्ता तरीका है, बहुत ही आसान और जोरदार तरीका है याद करने का रिएक्शन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आयनों के ट्रांसफर से, आयनों के स्थानांतरण से उत्पाद बन रहे हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के स्थानांतरण से उत्पाद बनते हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर उदाहरण समझना है तो देखिए इसमें का प्लस आयन इसमें माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसमें का माइनस वाला इसमें प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब उत्पाद बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए कुत्ते भी भौंक रहे हैं, थोड़ा रात हो चुकी है, ठीक है, ये रात की वीडियो शूटिंग है तो सभी लोग सो रहे हैं, तो कुत्ते अपना जागरण कर रहे हैं, ठीक है, तो डरिएगा मत। देखिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको एग्जाम में दे दे रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन दे दे और आपसे पूछे कि ये दी गई रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है, तब आपको यही सब कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और यही सब देखना है कि प्लस माइनस, ठीक है, कैसे है, कहाँ पर है, कि कौन प्लस माइनस किसके साथ जा रहा है, कौन प्लस माइनस किसके साथ जा रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप जान लेते हैं तो ज़िंदगी भर आपके लिए रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी। आइए मैं आगे भी अपनी वीडियो में सिखाते रहूँगा कैसे प्लस माइनस होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये द्विविस्थापन रिएक्शन तक हो गई है, ऑक्सीकरण अपक्रिया समझ लेते हैं, फिर अपचयन अपक्रिया रह जाएगी। देखिए ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है ये आपको समझना है। देखिए अगर किसी रिएक्शन में से सबसे पहले ऑक्सीकरण का नंबर है, ऑक्सीकरण समझते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण की अगर बात करते हैं, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसकी कुछ शर्तें हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब होती है, कब कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। देखिए सबसे पहली बात है ऑक्सीकरण कब कहेंगे, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, देखिए अगर कहीं क्लोरीनीकरण कहता है इसका मतलब क्लोरीन का जुड़ना, अगर कहीं हैलोजनीकरण कहता है इसका मतलब हैलोजन परमाणुओं का जुड़ना, अगर ऑक्सीकरण कहता है इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, याद रखिए। अगर कहता है हाइड्रोजनीकरण इसका मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण, यानी कि अपचयन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें वनस्पति घी बदल रहा है वनस्पति तेल में, लेकिन इस वनस्पति घी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन या अपचयन कहलाता है। तो यह दी गई अभिक्रिया शर्त के अनुसार याद कर लीजिए कि अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है तो वो अपचयन हो जाएगा। और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, अगर हाइड्रोजन कहीं से निकलता है तब उसको हम कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, ये भी याद रखिएगा, ये सब रिएक्शंस के नाम हैं। ठीक है, और जो नाम आते ही आपको पता चल जाता है। वी मतलब विस्थापित होना, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का विस्थापित होना, कहीं से किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, तब वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन। ठीक है, और एक चीज सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, अगर कोई अपचयन अभिक्रिया चल रही है या हो रही है या कहीं पर भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है जैसे कि यहाँ पर, तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है निकिल। क्या याद रखना है, निकिल। ठीक है, तो मतलब कि अपचयन अभिक्रिया में ज्यादातर कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, निकिल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए ऑक्सीकरण पर आते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में केवल एक चीज सुने हैं हम अभी तक कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है किसी अभिकारक से उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीजन या तो जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, मतलब हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तीसरी बात, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात न रहे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं किसी रासायनिक अभिक्रिया में निकल रहा है या कभी किसी तत्व या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और तभी हम उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चौथी बात है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और चौथी बात क्या है दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या
का बढ़ना। ठीक है, तो अब इन चारों के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम को Na से दिखाते हैं, ठीक है, बहुत काम की धातु है, बहुत बवाल भी करती है ये, बाद में बताएंगे। ये देखिए सोडियम क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। एक इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल रही है, हम पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कस किए हुए हैं। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन एक धनावेश इस पर आ जाएगा। यह कौन सी क्रिया है, ये ऑक्सीकरण क्रिया है। अगर देखिए इस सोडियम की जगह पे अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम आ जाती है, ये दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस मैग्नीशियम के बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन आता है। जब दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और अष्टक पूरा कर लेगा। जब दो इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा तो इसके ऊपर दो धनावेश आ जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नीशियम भी बहुत काम की बात है। ठीक है, मैग्नीशियम सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। चूंकि सभी हरे पेड़ पौधे, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, तो उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि पूरा क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए वो मैग्नीशियम हमारे सेहत के लिए भी बहुत जोरदार तरीके से आवश्यक है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसी भी तत्व या परमाणु के ऊपर जितना धन आवेश ऋणावेश दिखता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। नहीं अगर दिखेगा कुछ धनावेश ऋणावेश तो वहाँ पे जीरो ऑक्सीकरण संख्या होती है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई धनावेश ऋणावेश नहीं दिख रहा तो यहाँ पर जीरो ऑक्सीकरण संख्या है, और ये पहले जीरो थी और अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब इसके ऊपर +1 आ गया। यानी कि यहाँ पर जीरो ऑक्सीकरण संख्या थी, यहाँ पे +1 हो गई, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। तो ऑक्सीकरण संख्या इस क्रिया में बढ़ रही है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे देखिए अगर ये ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना दो चीज़ समझ में आए। अब ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे देखिए Na है, सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन से जुड़ना है तो सोडियम कितनी बार रहेगा और ऑक्सीजन कितनी बार रहेगा। ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये परमाणु अवस्था में नहीं रह सकता, ये आणविक अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर आधा आधा दो ऑक्सीजन कर दिए तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया, और जब एक ऑक्सीजन की क्रिया दो Na से होगी तब ये बैलेंस रहेगा, तब ये हो जाएगा Na2O। इसे पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम से अपक्रिया कराना है तो 1 mg की अपक्रिया या 2 mg की अपक्रिया 2 O2 से करा दें तो 2 mg वो हो जाता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन से अपक्रिया हो रही है, सोडियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इस अभिकारक से, इसलिए इस अभिक्रिया का क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ये हम आशा करते हैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमारी बात है रेंसिडिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाई रेंसिडिटी, यानी कि इसको कहते हैं विकृति गंधिता। क्या कहते हैं, विकृति गंधिता। देखिए अगर आपको विकृति गंधिता या रेंसिडिटी समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खाने वाली चीज़ों के पास जाना पड़ेगा। यानी आप कुल मिलाकर जितना भी भोज्य पदार्थ अपने घर में भोजन बनाते हैं या भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जितना भी भोज्य पदार्थ आप खा सकते हैं अपने घर में बनाते हैं, उन सभी पदार्थों को अगर वायुमंडल में 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाए, या एक दिन, अभी तो गर्मी चल रही है तो अगर गर्मी में एक दिन भी अगर आप वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, खाना बसिया जाता है। आप कहते हैं ना गांव में कि बसिया गया खाना, मतलब कब आप पहचान पाते हैं कि वो बसिया गया। बसिया गया मतलब उसमें से दुर्गंध आने लगती है, मतलब अगर सूंघेंगे तो बहुत बेकार तरीके को महकता है। ठीक है, आप समझ जाते हैं अरे यार खाना खराब हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब सभी भोज्य पदार्थों को वायुमंडल में 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है या काफ़ी देर तक खुला छोड़ दिया जाता है तो वह क्या होती है, उसमें से विषैले प्रकृति की गंध आने लगती है और वह खाना खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसी प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति मतलब बेकार, गंधिता मतलब गंध का आना। किससे आना, खाने वाले भोज्य पदार्थों से आना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब भोज्य पदार्थों को वायुमंडल में काफ़ी देर तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें से विषैले प्रकृति की गंध आने लगती है, जिससे वह भोज्य पदार्थ विषैला प्रकृति का हो जाता है या खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी या विकृति गंधिता कहते हैं। अब दोस्तों बहुत काम की बात क्या है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को ज़्यादा देर तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप तो कहेंगे सर फ्रिज में रख दीजिए, गर्मी है फ्रिज में रख दीजिए, काफ़ी दिन तक सही रहेगा। तो क्या ज़रूरी है, जिनके पास फ्रिज नहीं होगा वो क्या करेगा बताइए। तो उसको एक दवा लेनी चाहिए मार्केट से। वो कौन सी दवा है, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट।
हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, देखिए या तो एंटीऑक्सीडेंट आ गया, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, या तो इनको हिंदी में कह सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक, या तो इनको क्या कहेंगे प्रतिऑक्सीकारक, और या तो फिर इनमें एक ऐसा पदार्थ, जैसे देखिए खटाई और अचार जो होता है वो काफ़ी दिन तक सड़ता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको हम उसमें मिक्स कर देते तो काफ़ी दिन तक वो सड़ता नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम खाने वाले पदार्थों में एक प्रतिऑक्सीकारक अगर मिला दें, जिसका नाम क्या है, देखिए एक दवाई है उसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है दोस्तों, सोडियम बेंजोएट। अगर ये दवा हम मिला देते हैं उसमें, ठीक है, यह एक तरह का कौन सी दवा है, प्रतिऑक्सीकारक दवा है, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए प्रयुक्त होने वाली दवा है, और इस दवा को अगर हम मिला देते हैं भोज्य पदार्थों में तो वो सड़ने से बचेगा, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है उसको थोड़ा सा आपको जानना होगा, और फार्मूला जल्दी से याद हो जाए इसके लिए हम अगर इसकी स्ट्रक्चर बना दें तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए COONA यही है, और यही आपको याद कर लेना है। तो इसका कुल मिला के फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें 6 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ है तो C7 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कोने पे एक हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे डबल O है तो O2 हो जाएगा, O2 और Na, ठीक है। ये आपका इतना जो हो गया ये सोडियम बेंजोएट का फार्मूला हो गया, और ये सोडियम बेंजोएट की स्ट्रक्चर हो गई, और ये सोडियम बेंजोएट का नाम हो गया। ये क्या है, ये किसी भी भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो आइए संक्षारण को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, जिसको भोजपुरी में कहते हैं मूर्छा लगना। अब आप समझ रहे होंगे अगर हम बात करें मूर्छा लगना तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा होगा, लोहे के सामान पे जा रहा होगा। मतलब कि जब लोहे के सामान को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं और थोड़ी सा नमी अगर वो कहीं से पा जाता है तो मुरझाने लगता है। अब आप कैसे समझेंगे, देख के कैसे बताएंगे कि मुरझा रहा है, तो इसके लिए आपको एक परिभाषा याद करना होगा। मतलब उस परिभाषा में क्या रहेगा, देखिए हम यही परिभाषा में बोलेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को या किसी धातु के बने हुए सामान को वायुमंडल में कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तब वह वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी को धीरे धीरे अवशोषित करने लगता है, जिससे उसकी या उस धातु की या धातु के बने सामान की ऊपरी सतह खुरदुरी होने लगती है और उस पर लाल भूरे रंग की परत बनने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे का जंग लगना। अगर ये सब कर्मठ, ये सब कार्यक्रम अगर लोहे के बने हुए सामान पे होगा तब हम उसे कहेंगे जंग लगना, यानी कि रस्टिंग, ठीक है। रस्ट लगना, रस्ट मतलब होता है जंग या मूर्छा, तब उसे हम कहेंगे जंग लगना या मूर्छा लगना। लेकिन अगर यही प्रक्रिया लोहे को छोड़कर अगर किसी और धातु पर होगी, जैसे सोना चांदी, सोना चांदी तो लगता ही नहीं वैसे, अगर सोना चांदी की जगह पे जिंक पे लग जाए, कॉपर पे लग जाए या एल्यूमिनियम पे लग जाए या किसी और चीज़ पे लग जाए, तब हम उसे कहते हैं संक्षारण। देखिए कैसे लिखते हैं संक्षारण, जहाँ जगह बची है यार वहीं घुसिया दूंगा मैं भी, ठीक है, संक्षारण, ठीक है, ध्यान से देखो संक्षारण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोरोजन, कोरोजन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना, मुझे आती नहीं है ज़्यादा, अंग्रेजी बचपन से कमजोर है। अब देखो संक्षारण या कोरोजन हो गया, और कोरोजन के अंदर आता है रस्टिंग, ठीक है। आज देखो पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, और अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो कि भाई नया बैच स्टार्ट हो गया और पूरा सिलेबस इस पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बोर्ड पेपर आते आते इस पर रिवीजन भी कराया जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। देखिए रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग मतलब लोहे का जंग लगना, ठीक है। और संक्षारण मतलब होता है किसी भी धातु में जंग लगना, मतलब किसी भी धातु की सतह का खुरदुरी होना, क्षतिग्रस्त होना, ठीक है, या उस पर लाल भूरे रंग की परत पड़ना, क्या कहलाता है, संक्षारण। इसके लिए एक रिएक्शन आती है और रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर लोहे का बना हुआ सामान है तो 2Fe और प्लस ये वायुमंडल में छोड़ दिया गया तो ये वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, तो ये हो जाएगा 2Fe, नहीं तो फिर यहाँ कर दिए Fe2O3, ठीक है। और यहाँ पे 4 अगर कर देते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस भी मान लिया जाएगा, तो 2Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है, और ये 2Fe2 यानी कि 2Fe2O3 भी कर सकते हैं और Fe2O3 भी कर सकते हैं। ये जब वायुमंडल में पानी को, पानी मतलब क्या होता है, पानी मतलब नमी, पानी मतलब नमी, नमी का फार्मूला है H2O, और ये कितनी बार है, x बार है, मान लेते हैं 10, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, तो ये x मान लिए। ये Fe2O3 इस नमी को आकर्षित करेगा और शोषित करेगा, और यहाँ पे बन जाएगा Fe2O3 इंटू x H2O, और यही है जंग लगने का फार्मूला। नहीं दिख रहा है, इधर देख लो, देखिए Fe2O3 दिख रहा है भाई,
चलिए Fe2O3 Fe2O3 XH2O को अवशोषित करेगा और ये बना देगा Fe2O3 इंटू XH2O। यही क्या है भाई, जंग का फार्मूला है, रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, अब तुम सोचोगे कि ये जंग लगने से क्या हो सकता है। जंग लगना लोहे की एक बीमारी है या धातुओं की एक बीमारी है। सभी धातुएं बस इसी चीज़ से परेशान है कि उसमें जंग लगने लगता है, जिससे वो अपना काम करना बंद कर देती हैं या खराब हो जाती हैं, जिससे उनकी मजबूती प्रभावित हो जाती है। अब जैसे मान लो लोहे का जो पुल रहेगा, गर्डर पटिया, लोहे की जो ट्रेन रहेगी, लोहे की पटरी पे जो चलेगी, अगर मान लो लोहे की पटरी की जो ट्रेन है, अगर वो लोहे की पटरी पे चल रही है और लोहे की पटरी पे जंग लग जाए, मूर्छा लग जाए, तब तो कहीं उलट जाएगी ट्रेन। तो बताओ कितना नुकसान होगा। कभी कभी क्या होता है, समुद्र के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा पुल बना देते हैं। ठीक है, लोहे का पुल बनता है, लोहे की बना सकते हैं क्योंकि लोहे की मजबूती थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टील की मजबूती तो एकदम में ज़्यादा होती है। स्टील का बना दोगे, एल्युमिनियम का थोड़ा कम मजबूती होती है, एल्युमिनियम उतना मजबूत नहीं होता लेकिन जितना लोहा होता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, जो वैद्युत तार होते हैं ना, बड़े बड़े जो पावर हाउस से जो लाइट आती है, आप देखते हैं एल्युमिनियम का खंभा होता है खूब बड़ा बड़ा। अब मान लो एल्युमिनियम पे जंग लग जाए तो खंभा रहेगा, उलट जाएगा भक से। ठीक है, और जो समुद्र के अंदर में जो पुलवा बनाते हैं लंबा लंबा लोहे का, अगर उस लोहे पे जंग लग जाए तो बताओ वो पुल टिकेगा? तो गिर जाएगा ना झम से। ठीक है, और तब गाना गाओगे आया सावन झूम के, हैं? जब गिर जाएगा तो कहोगे आया सावन झूम के। एक बार एक ट्रक पे मैं जा रहा था रास्ते से, तो ट्रक पे लिखा था आया सावन झूम के। ठीक है, जाने तो अपने बताऊंगा उसको, आगे चलो। तो जंग लगना बहुत बड़ी बीमारी है। ये जितने लोहे के पुल है, लोहे की जो पटिया है, लोहे का जो गर्डर है, लोहे की जो रेलिंग होती है, जो घर, अब मान लो घर बन गया लोहे का, ठीक है, अंदर जंग लग गया तो समझो क्या हाल होगी घर की, गिर जाएगा ना, टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। और जो बड़े बड़े टावर है वो भी धातुओं के बनते हैं, लेकिन अभी क्या है, अगर जंग लग जाए तो भी धाराशायी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक उपचार आया है। किसी भी धातु पे जंग न लगे या लोहे पे जंग न लगे या किसी भी धातु का संक्षारण न हो, इसके लिए 2 दवाई है। वो दवाई अगर आप कर देंगे तो किसी भी लोहे या किसी भी धातु पे जंग नहीं लगेगा। वो दवाई आपसे पूछी जा सकती क्या है। देखिए पहली दवाई का नाम है गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। देखो बहुत साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं, भोजपुरी में कहते हैं गैल्वेनीकरण। यार जब तक बोर्ड भरता नहीं तो तक मज़ा नहीं आती है, क्या करोगे, गोचियाने की आदत है। देखो गैल्वेनीकरण, नहीं तो यहीं पे कर लो जस्तीकरण, ये भोजपुरी वर्ड है जस्तीकरण। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जस्तीकरण क्या होता है, जस्तीकरण क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये लोहे का बना हुआ सामान है, ठीक है, जैसे मान लो लोहे का बना हुआ सामान है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसके ऊपर जंग लग जाएगा, हमको डर लग रही है कि इसके ऊपर जंग लग जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो इसके लिए एक दवाई क्या है कि इसको जैसे कहीं बर्तन में जिंक घोर लो, जिंक का घोल बना लो, यानी कि जिंक का वो बना लो, पेस्ट बना लो, और उसमें इसको डाल के निकाल लो, ताकि इसके चारों ओर की सतह पर वो जिंक की एक परत चढ़ जाए। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तब आपको लिखना है कि जब किसी धातु के बने हुए सामान पर, जब किसी धातु के बने हुए सामान पर या उसकी सतह पर जब जस्ते का या जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण। आप देखते हैं बहुत से जो तार के बने हुए सामान होते हैं या जो लोहे के बने हुए सामान होते हैं ना, उन पे जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिससे वो हल्के सिल्वर कलर के हो जाते हैं या सफ़ेद कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस पर किसकी परत चढ़ी हुई है, पहले से जिंक की। वो क्यों किया गया है, क्योंकि उस पर जंग न लगे, इसके लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी गई है। तो पहली दवाई आपको समझ में आ गई। दूसरी दवाई का नाम है वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन, इसका भी दूसरा नाम है वैद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हिंदियों में लिख देता है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसा वो लिख देगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या वैद्युत लेपन क्या होता है? तो वैद्युत लेपन का यही मतलब है कि किसी भी धातु की सतह पर अगर जस्ते की परत चढ़ाएंगे तब उसे कहेंगे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। अगर जस्ते के अलावा किसी और धातु की परत चढ़ा देते हैं तब हम उसे कहेंगे वैद्युत लेपन। मतलब समझिए क्या बात थी। सबसे पहले हम क्या किए थे, एक हमारे पास लोहे का बना हुआ मार्कर था, हम जस्ते का घोल बनाए थे, जस्ते का घोल बनाए और उसमें ये लोहा वाला मार्करवा डाल के निकाल लिए। इससे क्या हुआ कि इस लोहे के मार्कर की पूरे सतह पर जस्ते की परत चढ़ गई। तो जस्ते की परत चढ़ गई इसलिए इसको कहेंगे जस्तीकरण।
अगर मान लो वो जिंक का घोल नहीं बनाते, किसी दूसरी धातु का घोल बनाते और उसमें इस लोहे के मार्कर को डाल के निकाल लेते, तब हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब खास बात क्या है कि किसी भी धातु के सतह पर किसी अन्य धातु का लेप लगाना वैद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, लेकिन किसी भी धातु की सतह पर केवल जस्ते का लेप लगाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण। तो आशा करते हैं पूरा चैप्टर और पूरा आज का मैटर आपको जितना भी समझाने की मैं कोशिश किया वो सब अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो तुरंत सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, तो आपको आगे की भी वीडियो समय पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जो वीडियो देखेगा उसका पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मिलते फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मत से आपका दिन शुभ।